हेलो एवरीवन। अगर आप भी 2026 में सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताने वाले हैं कि आखिर आपका कितना क्लोजिंग रैंक जाता है सीसेप काउंसलिंग में, चाहे वो एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, जीएफटीआई हो गया और कैटेगरी वाइज। और साथ ही साथ हम आप सभी को सीसेप काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितना भी डाउट है आप सभी के दिमाग में, वो सारी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी को कहीं और दूसरे जगह देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और अगर देखते भी हैं तो इतना अच्छा इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलेगा नहीं। सीसेप काउंसलिंग के रिगार्डिंग ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स को मान लिया जाए जोसा काउंसलिंग में सीट मिल चुका है और वो एसएएफ केवल जमा करके सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाह रहे हैं, तो उनको कितना पेमेंट करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स एसएएफ और पीएफ दोनों जमा कर दिया है जोसा काउंसलिंग में, उनको कितना वहां पे जमा करना होगा ये सीसेप काउंसलिंग में। ये तमाम सारी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। जैसा कि हम आप सभी को शुरुआती से ही बोलते आ रहे हैं कि ऑथेंटिक वीडियो यहाँ पे आता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को सीसेप काउंसलिंग के रिगार्डिंग बताने वाले हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट पूरा आप सभी के लिए बना करके लाए हैं, एक भी डाउट आप लोगों को फिर इसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन उसके लिए कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, देख लेते हैं पहले क्या कि सीसेप काउंसलिंग 2026 इसमें केवल क्या होता है कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में केवल यहाँ पे एडमिशन होता है, जो कि आप सभी को पता है। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके, इसमें हम आप सभी को कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कॉलेज एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, फी टाइप ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट यानी कैंडिडेट का वही फी कितना लगेगा सीसेप काउंसलिंग में, ये सारी तमाम जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर कुछ आपको डाउट हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनिक एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं आगे कि आखिर आपका पहले क्लोजिंग रैंक कितना जाता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में। देख लीजिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक पिछले साल की बात किया जाए 2025 का ये आपका डाटा है। जनरल कैटेगरी के लिए 1,27,000 जो कि मेल स्टूडेंट था उसका क्लोजिंग रैंक था। 2,01,000 फीमेल के लिए गया था क्लोजिंग रैंक, यानी लोअर से लोअर एनआईटी में, लोअर से लोअर ब्रांच में भी आप लोगों को इस रैंक पे मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 1,90,000 पे क्लोज हुआ था। 2,45,000 पे आप लोगों का फीमेल कैंडिडेट में क्लोज हुआ था। ओबीसी का आप लोग देख सकते हैं 1,49,000। क्या भैया ये सीआरएल रैंक है या फिर कैटेगरी रैंक है? ये सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट का। देखो भाई, सीसेप काउंसलिंग में क्या होता है कि आपका ये सीआरएल रैंक है, सीआरएल रैंक है, सीआरएल रैंक है, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी का काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया? कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट मान लिया जाए एनआईटी पटना, ठीक है, एनआईटी पटना में अगर किसी स्टूडेंट को अदर स्टेट से, मान लिया जाए एक स्टूडेंट है जो कि यूपी से बिलोंग करता है, उसका डोमिसाइल यूपी से है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर कोई वीडियो, इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को बताने वाले हैं। इसके बाद आप सभी को एक भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर डाउट रहता भी है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, इस नंबर पे। ओके, देखिए क्या होता है कि मान लिया जाए यहाँ पे, पहले हम बता देते हैं ओके कि आपका क्लोज मतलब कि यहाँ पे कैटेगरी का क्या बेनिफिट्स होता है या फिर सीआरएल रैंक का क्या इसमें बेनिफिट्स होता है। एनआईटी पटना, अगर कोई स्टूडेंट्स हो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा है, यानी यूपी से बिलोंग कर रहा है, उसका डोमिसाइल यूपी है, ठीक है। एनआईटी पटना में उसको सपोज दैट मैकेनिकल ब्रांच अगर 80,000 रैंक पे अलॉट हुआ है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, क्या जनरल है, बॉय है, ठीक है, मेल है, जनरल है, मेल है, और वो अदर स्टेट से है, ठीक है, उसको कंप्यूटर मान लिया जाए मैकेनिकल ब्रांच अगर 80,000 या 90,000 रैंक पे अलॉट हुआ है, सपोज दैट, ठीक है, 90,000 रैंक पे, ठीक है। लेकिन वही स्टूडेंट, मान लिया दूसरा स्टूडेंट, वो भी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसका कैटेगरी दोनों का अलग अलग है। एक कैटेगरी ओपन कैटेगरी है, यानी वो जनरल से बिलोंग कर रहा है, और एक कैटेगरी है एससी, ठीक है। तो वही कॉलेज, वही ब्रांच उसको कितना पे अलॉट होगा पता है? 2 लाख रैंक पे ये अलॉट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का तो रैंक वहां पे सीआरएल ही था। 80,000 पे उसका रैंक सीआरएल था, और इसका भी रैंक जो 2 लाख है या फिर जितना भी रैंक है इसका भी सीआरएल है, और दोनों को सेम कॉलेज मिला, दोनों को सेम ब्रांच मिला, दोनों अदर स्टेट से बिलोंग करता है, तो क्या यहाँ पे कैटेगरी का ही ना बेनिफिट्स मिला। तो इसलिए ये आपका जो है सीआरएल रैंक है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी पे इतना पे क्लोज हुआ 1,49,000 पे, 2,62,000 पे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी हम इस पे हम बना चुके हैं वीडियो, आप सभी को बता चुके हैं इस पे। ओके, तो एसटी कैटेगरी का इतना गया है क्लोजिंग रैंक, और इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो आप लोग नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम रैंक ऑफ ट्रिपल आईटी,
देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 2,07,000 पे क्लोज हुआ था, 3 लाख पे आपका फीमेल पे ये क्लोज हुआ था। ओबीसी कैटेगरी का आप लोग देख सकते हो 2,34,000 पे, फिर आपका 3,52,000 पे आप लोग देख सकते हो फीमेल के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए 11,07,000 पे आपका क्लोज हुआ था, 11,71,000 पे, ठीक है। फिर आपका 9,88,000 पे फीमेल कैंडिडेट का क्लोज हुआ था, ठीक है। आपका ये ट्रिपल आईटीज का है। इस तरीके से जीएफटीआई का भी है, जो कि आपका यहाँ पे होम स्टेट या फिर अदर स्टेट कोटा नहीं होता है, ओके। ना कि ट्रिपल आईटी में, ना ही जीएफटीआई में, एनआईटी में केवल होता है, ओके। ये आप लोग देख सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस एसटी एसटी के लिए 14 लाख पे भी आपका क्लोज हुआ है जीएफटीआई में। ये आपका है मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है, ओके। अब जानते हैं कि आखिर सीसब काउंसलिंग होता क्या है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, ओके। देखिए सीसब काउंसलिंग जो होता है, ये आपका सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड होता है, जो कि एडमिशन बेस्ड ऑन जेई मेंस रैंक इन एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई, यानी जेई मेंस के रैंक पे आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई कॉलेजेस में यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस एप्लीकेबल विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स, यानी अब आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर आपका रजिस्ट्रेशन फी वगैरह कितना लगता है। जो भी स्टूडेंट्स को मान लिया जाए जोसा काउंसलिंग में सीट मिल चुका है, वो अपना एसएएफ पीएफ जमा करके आ रहे हैं, उनको कितना पेमेंट करना होगा सीसेब में। जो स्टूडेंट्स को मान लिया जाए वहां पे सीट्स मिला था, विथड्रॉ कर दिए थे, उनको कितना पेमेंट करना होगा सीसेब काउंसलिंग में, ये सारी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ठीक है। फी टाइप बताने वाले हैं कि आप लोगों का कितना स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी जो है 5,000 लगता है, ये हम आप सभी को और भी बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग डाउट में मत रहिए। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का सीसेब काउंसलिंग का ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये आपका कब से कब तक क्या चलने वाला है, ठीक है। देखिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ, सुन एक मिनट, ओके। देखिए यहाँ पे जैसे कि सपोज दैट ये जो आपका जो लिखा हुआ है, कहां गया, हाँ, ये जो आपका लिखा हुआ है 22 जुलाई जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका कहने का मतलब क्या हुआ पता है, 22 जुलाई से 23 जुलाई तक ये आप क्या कर सकते हो, मान लिया जाए जो कि स्टूडेंट जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, उनका कैटेगरी मान लिया जाए वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, जोसा ये काउंसलिंग में, लेकिन वो उनके पास वो मतलब क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने के कारण, डॉक्यूमेंट जमा सही टाइम पे नहीं जमा करने के कारण उनका जो सीट रहा वो जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक वहां पे फिर चेंज कर दिया गया, ठीक है। ऐसा होता है जोसा काउंसलिंग में। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से ये जो अपना वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी फिर से आप जमा कर सकते हैं। इसका अगर क्वेरी रेज होगा तो आप लोग रिस्पॉन्ड जो कर सकते हैं वो आप लोग 24 जुलाई तक कर सकते हैं 12 बजे तक, यानी जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे जो भी स्टूडेंट्स, और जो भी स्टूडेंट्स मान लिया जाए ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी कैटेगरी से या फिर एससी से या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे और वो डॉक्यूमेंट्स अपना जमा नहीं कर पाए थे, तो उनका ऑटोमेटिक वहां पे फिर जनरल ले लिया जाता है, तो वो स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पे अपना कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट जोसा काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, वो केवल सीसे में कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कहीं कुछ दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये फिर तो फिर समझ गए। फिर आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर जोसा राउंड, यानी 28 जुलाई से आप लोगों का आ जाएगा कि कितना आपका सीट हर एक कॉलेज में, हर एक ब्रांच में कितना सीट आपका खाली है जोसा काउंसलिंग के बाद, ओके। ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए कई सारे स्टूडेंट्स इसमें भी गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि भैया जितना सीट इसमें खाली रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ना हम चॉइस फिलिंग करेंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना होता है, इसीलिए तो आप लोग समझ नहीं पाते हो बातों को। देखो ऐसे करना होता है, मान लिया जाए अगर आपको एमएनआईटी जयपुर में, सपोज एमएनआईटी जयपुर में, ठीक है, अगर कोई बच्चा को अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर सीएससी ब्रांच, सपोज दैट सीएससी ब्रांच अगर अलॉट हो चुका है और वो सीसेब काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मान लिया सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और भी वो बेस्ट एनआईटी में जाना चाहता है, तो उसको अगर बेस्ट एनआईटी मिल जाएगा तो ये सीट तो फिर आपका वैकेंट ही ना रह जाएगा, ये सीट आपका वैकेंट रह जाएगा। तो ये सीट फिर किनको मिलेगा, जो सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो इस सीट को फुल करेगा उसी को तो मिलेगा, फिल करेंगे। अब आप फिल ही नहीं कीजिएगा तो आपको कहां से मिलेगा। तो भाई सीसेब काउंसलिंग में वो भी सीट मतलब कि वो भी आपको चॉइस करना होता है जो ऑलरेडी फिल हो चुका है। इसलिए बोल रहे हैं भाई सीसेब काउंसलिंग बहुत क्रिटिकल चीज है, आपको समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आता है तो खुद से कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इस वीडियो में इस तरीके से आपका दिया हुआ है। अभी प्राइस बिल्कुल कम है 9,999 में, इतना कम प्राइस में आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो। ओके, अब बता देते हैं कि आखिर आपका क्या चीज है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ जो यानी आपका
सीसेप काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट है 28 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपका चॉइस फिलिंग भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा 28 जुलाई से ही। ओके, फिर आपका जो जो स्टूडेंट्स मान लिया जाए 30 जुलाई तक अपना चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो उनका मॉक भी यानी मॉक सीट एलोकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा 31 जुलाई को, जैसे कि जोसा काउंसलिंग में भी हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ गए। ओके, फिर आपका सीसेप काउंसलिंग का जो स्पेशल राउंड का जो है वो आपका 3 अगस्त तक चलने वाला है। ठीक है, फिर आपका ये बिफोर द पेमेंट यानी आपका जो रीसोल्यूशन ऑफ पेमेंट इश्यूज ऑफ कैंडिडेट हु हैव मोर पेमेंट अटेम्प्ट्स यानी उनका भी है 4 अगस्त तक। इस तरीके से रिस्पॉन्ड अगर किसी का अगर क्वेरी आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम है वो आपका 4 अगस्त तक 9 बजे तक है। ठीक है, फिर आपका लास्ट डे ऑफ पे बैलेंस डीएफ यानी 4 अगस्त तक 9 बजे तक वही। फिर आपका चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का जो लास्ट डेट है वो आपका कितना तारीख तक रहने वाला, वो आपका 5 अगस्त तक रहने वाला 2 बजे तक। टाइम सब कुछ देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले ही आप लोगों को सब कुछ करना है। ओके, फिर आपका फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आपको 6 अगस्त को आएगा। उसके बाद फिर आपको ये फ्री स्लाइड फ्लोट सरेंडर क्या होता है, विड्रॉ क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए, आगे हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, ये आपका यानी जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो वो विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, विथड्रॉ करने पे कितना पेमेंट आएगा, कितना पैसा आएगा, सब कुछ हम आप सभी को बताने वाले हैं। इसका जो टाइम है वो आपका 6 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक शाम 5 बजे तक चलने वाला है। फिर आपको आईएफ जमा करना होगा, IF2 जमा करना होगा, उसका जो है ये आप लोग देख सकते हैं 11 अगस्त है। इस तरीके से आप लोगों का सब कुछ है। ठीक है, फिर जिनको सेकंड राउंड का इस तरीके से देख सकते हैं, सेकंड राउंड का भी आप लोगों का कहां गया, सेकंड राउंड का जो सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का जो लेटर है वो आपका 12 अगस्त को आएगा। इस तरीके से सब कुछ ये आप लोग जान सकते हैं। फिर आप लोग का फिजिकल क्या बोलते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा सब कुछ, जो कि 13 अगस्त से 18 अगस्त तक आप लोगों का ये चलने वाला फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सब कुछ हम आप सभी को बताने वाले हैं। ओके, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब बताने वाले यहाँ पे देख लीजिए कि IF क्या होता है। इंस्टीट्यूट एडमिशन फी यानी 35,000 रुपया लगता है जनरल EWS OBC कैटेगरी वालों के लिए, और SC ST PWD के लिए 14,000 रुपया लगता है। IF इंस्टीट्यूट T2 यानी जिनको सेकंड राउंड में सीट मिलता है उनके लिए भी यही है 35,000 16,000। ठीक है, SREF स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी यानी 40,000 19,000। ये हम सब कुछ आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए। ठीक है, लिस्ट ही है, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ही है पूरा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लिया जाए जिनको जोसा काउंसलिंग में जो रजिस्टर नहीं किए थे वो अगर डायरेक्ट सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको 40,000 रुपया लगेगा। अगर आप लोग जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, अगर आप SC ST PWD से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 19,000 रुपया लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 19,000 रुपया लगेगा। अब देखिए दूसरा टाइप का वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड बट नॉट अलाउड एनी सीट इन जोसा, यानी जोसा में आप रजिस्टर्ड किए थे लेकिन आपको सीट अलॉट नहीं हुआ था, तब पर भी आपको उतना ही पैसा लगेगा, 40,000 रुपया लगेगा। जनरल EWS OBC के लिए 19,000 रुपया लगेगा, SC ST PWD के लिए। ओके, तीसरे टाइप के वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि अलॉटेड सीट इन जोसा बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ SAF, यानी आपको सीट तो अलॉट हुआ था लेकिन आप SAF को वहां पे जमा नहीं किए थे। ठीक है, तब पर भी आप अगर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में ये सोच रहे हो तो वही चीज आपको सेम रूल हुई, यानी 40,000 रुपया लगेगा अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो, और SC ST PWD से हो तो आपको 19,000 रुपया देने का जरूरत पड़ेगा। एग्जिट फ्रॉम जोसा आफ्टर अलॉटमेंट, यानी आपको जोसा काउंसलिंग में सीट तो मिला था लेकिन आप SAF जमा नहीं करने के कारण मतलब नहीं जमा किए थे, लेकिन आप एग्जिट कर दिए थे, सीट को अपना एग्जिट कर दिए थे, यानी नो पेमेंट देन, आपका पेमेंट वहां पे नहीं हुआ था तो आपको तब पर भी वही सेम रूल करना पड़ेगा जैसे कि उस तरीके से पहला नंबर से आ रहा है। ओके, फिर टाइप 5 में क्या हो सकता है कि अलॉटेड IIT सीट बट लेटर कैंसिल। ठीक है, आपका IIT सीट अलॉट हुआ था लेकिन वहां पे कैंसिल कर दिए थे या फिर विड्रॉ कर दिए थे, जो भी कर दिए थे। ठीक है, तब पर भी आपको यहाँ पे वही सेम रूल करना पड़ेगा, 40,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और 19,000 रुपया आपको अगर आप SC ST PWD से हैं तो। टाइप 6 के स्टूडेंट वो हो सकते हैं जिनको NIT सीट वहां पे अलॉट हुआ था। ठीक है, और वो अपना सीट को सिक्योर करके सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी आप SAF और PAF दोनों जमा कर चुके हैं। ठीक है, दोनों जमा करके आ रहे हैं। अगर आप PAF को जमा नहीं कीजिएगा तो आपका सीट फिर कैंसिल माना जाएगा, ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी SAF और PAF दोनों को जमा करके आ रहे हैं तो आपको फिर सीसेप काउंसलिंग में केवल कितना रुपया देने का जरूरत पड़ेगा पता है, केवल 5,000, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये आपका रजिस्ट्रेशन फी होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी। ओके, ये आपका अगर आपको सीसेप काउंसलिंग में सीट नहीं मिलता तो आपका सीट ये ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, और अगर मिल जाता है तो ये ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा। ये चीज हम आप सभी को बताने वाले हैं और भी चीज। ओके, 7वां नंबर स्टूडेंट वो हो सकता है जो कि NIT में अलॉट हुआ था बट वो सीट को अपना विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो उसको क्या है कि SAF लेकिन वो पेड करके आया था, SAF वहां पे पेड कर दिया था, उसके बाद वो विड्रॉ करना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि सीसेप काउंसलिंग का 40,000 रुपया फी है,
जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या होगा, 30,000 रुपया आप यहाँ पे एसएफ जमा किए थे, 30,000 रुपया एसएफ जमा किए थे, तो 40,000 माइनस 30,000 ये आपका कट जाएगा, प्लस 7,000 रुपया विड्रॉन फी कटता है, जो कि आपको 17,000 रुपया यहाँ पे देना होगा। किसमें? सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आप एसएफ जमा करके आ रहे हो तो, ठीक है। ये चीज समझ गए आपको आप? ओके। अब देखिए टाइप 8 के स्टूडेंट को ये क्या हो सकते हैं, अलॉटेड एनआईटी सीट कैंसिल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो फर्दर अलॉटमेंट। यानी आपको अलॉट एनआईटी सीट तो हुआ था, एनआईटी प्लस सीट यानी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई होता है, कहने का मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम कहने का मतलब, यानी आप एसएफ जमा करके आ रहे हो तो आपको भी यहाँ पे 15,000 रुपया देना होगा, यानी 40,000 रुपया आपका सीसब काउंसलिंग का फी है, इसमें 30,000 रुपया कट जाएगा, 5,000 रुपया प्रोसेसिंग फी कटेगा, ठीक है, और आपका 15,000 रुपया यहाँ पे देना होगा। ओके, ये चीज आप लोग समझ गए। फिर आपका अगर आप SC ST PWD से हो तो इस तरीके से आपको आप लोग देख रहे होंगे 19,000 इस तरीके से। ओके, टाइप 9 के स्टूडेंट वो हो सकते हैं अलॉटेड एनआईटी सीट वेरीफाइड बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट टू पीएफ, यानी आप एनआईटी सीट मिला था, आप एसएफ जमा कर दिए लेकिन आप पीएफ को जमा नहीं किए, जिसके कारण आपका सीट वहां पे जोसा काउंसलिंग में कैंसिल हो चुका है, और फिर आप फर्दर सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो, तो वही चीज आपका करना पड़ेगा। 40,000 में से 30,000 आपका कट जाएगा क्योंकि आप एसएफ जमा करके आए हो, ठीक है। 7,000 रुपया विड्रॉन फी ये कटेगा, आपको 17,000 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना होगा, और अगर आप SC ST PWD से हो तो 19,000 माइनस 15,000 इस तरीके से 7,000 रुपया कट के आपको 11,000 पेमेंट यहाँ पे करना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इसलिए बोलते हैं भाई कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन ऑन करके रखो, यहाँ पे ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करने वाले हैं जिनको मान लिया जाए सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए और आपको सीट मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या काम करना है कि डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर यानी डाउनलोड करना है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद फिर आपको आईएफ जमा करना होगा, उसके बाद आप प्लॉट सरेंडर विड्रॉ फ्रीज प्लॉट स्लाइड ये चीज करना होगा। ये चीज क्या होता है हम आप सभी को बताने वाले हैं आगे जस्ट, ठीक है, इसलिए आप लोग पैसेंस रखिए। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये करना होगा। अब जिनको मान लिया जाए जोसा काउंसलिंग में सीट मिल चुका था, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो उनको फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना नहीं है। जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है सीसब में, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाना कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। फिर आपको पेमेंट करना होगा, आईएफ सब जमा करना होगा 35,000 रुपया, और SC ST के लिए आपका 16,000 रुपया इस तरीके से जमा करना होगा। ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए फ्रीज प्लॉट स्लाइड विथड्रॉन एग्जिट और सरेंडर का मतलब क्या होता है। फ्रीज का मतलब ये चीज होता है कि जो भी आपको सीट मिला, ऐसे तो आप लोग ये चीज जानते होंगे फ्रीज प्लॉट स्लाइड का मतलब ये फिर जानते होंगे, लेकिन तब पर भी हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। फ्रीज का मतलब ये चीज हुआ कि जो भी आपको ये कॉलेज मिला, जो भी आपको ब्रांच मिला, उससे आप सेटिस्फाई हैं, यानी आप लॉक करना चाहते हैं। अब आप फर्दर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं, तो आपको फिर फ्रीज करना है, ठीक है, समझ गए भैया। फ्लॉट का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको कॉलेज मिला, मान लिया जाए आपको एनआईटी पटना में अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच मिला, ठीक है, और आपको एनआईटी पटना में ही और भी मान लीजिए सीएससी ब्रांच लेना है या फिर एआई लेना है, जो भी ब्रांच लेना है, इससे आपको अपग्रेड करना है, मैकेनिकल से अपग्रेड करना, सिविल लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है, ठीक है, जो भी लेना है, मान लीजिए इसके अराउंड में जो भी ऊपर आप फिल किए हो, लेकिन एनआईटी पटना में है, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्लाइड करना होगा, फ्लॉट का मतलब ये होता है कि आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हो और अपना ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनआईटी पटना में आपको मैकेनिकल मिला था, अब आप सोच रहे हो कि नहीं ये हमको कॉलेज भी नहीं पसंद है, ब्रांच भी नहीं पसंद है, और इसके ऊपर आप फिल किए हो और भी अच्छा कॉलेज से फिल किए हो, एमएनआईटी जयपुर हो गया, ठीक है, इस तरीके से तिरछी हो गया, सूरतकल हो गया, वारंगल हो गया, राउरकेला हो गया, इस तरीके से आप फिल किए हो, ठीक है, और आप इसके ऊपर लेना चाहते हो, ओके, तो ये चीज के लिए आपको फिर फ्लॉट करना होगा। फ्लॉट करने का मतलब यही होता है कि आपका कॉलेज भी चेंज होता है और आपका ब्रांच भी चेंज होता है, सिंपली। स्लाइड का मतलब यही होता है कि आपका कॉलेज सेम रहता है, ब्रांचेस केवल अपग्रेड होता है या फिर चेंज होता है, ठीक है। और फ्रीज का मतलब तो लॉक ही हो गया। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, विथड्रॉ मतलब कि सीट आपको जो R1 में मिला, यानी राउंड 1 में जो सीट मिला, ठीक है, सीसब में, और उससे आप आगे जाना ही नहीं चाहते हो, मतलब विथड्रॉ करना चाहते हो, आपको वो सीट पसंद भी नहीं है और उससे आप आगे फर्दर पार्टिसिपेट भी करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आपके लिए फिर वहां पे विथड्रॉ करना होगा। एग्जिट का मतलब क्या होता है कि राउंड 1 में नहीं मिला और आपको राउंड 2 में भी नहीं, ये फिर नहीं जाना, यानी राउंड 1 में जैसे आप सीसब काउंसिल में पार्टिसिपेट किए और आपको राउंड 1 में नहीं मिला और आप फर्दर भी पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं चाह रहे हो, यानी राउंड 2 में भी नहीं चाह रहे हो, तो वहां पे फिर आपको एग्जिट करना होगा, ठीक है। ये फिर सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब ये होता है कि जो आपको राउंड 1 में मिला, ठीक है, जो आपको राउंड 1 में मिला और वो आपको नहीं लेना है, आपको राउंड 2 वाला लेना है जो आपको मिलेगा, तो उसके लिए फिर आपको सरेंडर करना होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग आई होप समझ गए, ठीक है।
अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीसप काउंसलिंग, ठीक है, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फी एसआरईएफ, ये चीज आप लोग समझ चुके हैं, सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए आपको ये सब चीज रिक्वायरमेंट है, जो कि क्लास 12 का रिजल्ट होगा, क्लास 10 का रिजल्ट होगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, क्लास 12 का मार्कशीट, इसमें आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लगेगा। क्लास 10th में भी आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह सब कुछ। ठीक है, बैंक अकाउंट यानी कैंसिल चेक वगैरह भी यहाँ पे लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हैं तो आपका 1 अप्रैल के बाद वाला लगेगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपका पहले का भी लग सकता है। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जहां से आप 12th किए हो या फिर जो भी किए हो तो वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी सीएलसी बोला जाता है, या फिर एसएलसी बोला जाता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर सीएलसी भी बोला जाता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आप गैप लिए हो, 12th के बाद गैप लिए हो तो आपको फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। अब देखो भाई, ये चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे क्या करना होता है। अगर आप सीसप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, मान लिया जाए 1 2 3 4 5 इस तरीके से 100 चॉइस फिलिंग की है, सपोज दैट, तो आपको इस तरीके से करना है। राउंड 1 में अगर आपको मान लिया जाए 6 नंबर वाला सीट मिल जाता है, 6 नंबर वाला अगर आपको सीट मिल जाता है, ठीक है, और फिर आप अपग्रेड किए, ठीक है, फिर आप क्या किए, अपग्रेड किए, अपग्रेड करने का मतलब फ्लॉट किए या फिर आप स्लाइड किए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि आप इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर बेस्ट फिल किए होंगे, तभी आपको ये चीज मिलेगा। पता चला कि इससे और भी खराब फिर ऊपर किए हुए हैं तो ये फिर नीचे नहीं जाता है। राउंड 1 के बाद फिर आपका नीचे नहीं जाएगा, राउंड 1 के बाद फिर आपके ये ऊपर जाएगा, जो भी आपको सीट मिला उससे ऊपर जाएगा। तो ऊपर कहने का मतलब अगर आपका अच्छा फील रहेगा तभी तो इसलिए ये सब स्टूडेंट काफी गलती कर बैठते हैं। तो अगर आपको भी सीसप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह ये कर पाना है, तो अभी भी कम प्राइस है। ठीक है, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफी अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ऐसा वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मोटिवेशन, क्योंकि आप लोग का जब कमेंट आता है तो काफी मजा आता है। सोचते हैं नहीं भाई, गर्मी भी इतना है, देख रहे हैं ना, पसीना पूरा गिर रहा है, लेकिन तब पर भी आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला ये वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।